नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए 25 ऐसे सवाल जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आप इन सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ, तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कहाँ आप गलती करते हैं, आपके सवाल सॉल्व करने का तरीका मेरे तरीके से कैसे अलग है, क्यों आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, कैसे आपको सवाल जल्दी करने हैं, कैसे आपको ऑप्शन से सोचना है। सारी चीज़ें आपको इन 25 सवालों के जरिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोचिए फिर क्या करेंगे। तो ये आखिरी चांस मान करके पढ़िए कि मुझे हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए। खुद के, अपने, सबकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है और अपने साथ पूरे परिवार के भी सपने पूरे करने हैं। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। देखो, अब हमने क्या किया कि अब जैसे मैं अगर 45 रख रहा हूं, पहले तो मैं ऑप्शन में रखूंगा। ऐसे सवाल में जहां ये वेरिएबल भी हो तो पुट फर्स्ट इन ऑप्शन, ये वाली बात नोट कर लेना। पुट फर्स्ट इन ऑप्शन, पहले ऑप्शन में पुट करना है। तो मैंने वही A45 रखा भाई, 45 में कोई तकलीफ नहीं थी, A45 रखा। तो ये ऑप्शन कितना हो गया 1/2, ये ऑप्शन कितना हो गया 2 बराबर। अब कोसेक की घात 4 कितना होगा, √2 का स्क्वायर करूंगा 2 का स्क्वायर 4, -1 -1/4, -2 -1, -2 -1/2। ठीक है, तो मैंने कहा 4 से गुणा की जब मैंने, तो 4 -1 -3, तो कितना आ रहा है 0। एक ही ऑप्शन में 0 आ रहा था, ये उत्तर। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेन 2019 में है। इस तरीके के सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप अभी कह रहे थे कि मैं ऑप्शन से कर लूंगा, तो वहां पे मैंने यही कही थी कि जब लंबी सी चीज पूछ लेगा तब नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से देख के बताओ क्या करेंगे। मैं एक तरीका भी बताऊंगा फिर, बहुत प्यारा। देखो भाई, जब कभी ऐसे लिखा होता ना, जैसे आप ध्यान से देखो, sin² 5 -3 sin 5, एक तरीका आज मेरे से सीख लोगे तो मजा आ जाएगा, =1 बराबर cos² 5, यही कह रहा है। तो जो 99% केसेस में क्या होता है, सवाल में खुद बोलते हैं कि भाई 0 से 90 के बीच में वैल्यू है, लेकिन 0 मना कर दिया, 90 मना कर दिया, दोनों चीजें मना कर दिया। यहां के बाद बच जाता है अब 30, 45 और 60। अब देखिए, हर जगह स्क्वायर है, हर जगह स्क्वायर है, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। ये अंडर रूट में नहीं होगा, ये अंडर रूट में नहीं होगा, इसका मतलब ये बचा हुआ भी अंडर रूट में नहीं होगा, क्योंकि अगर ये अंडर रूट में हो गया तो सेटिस्फाई कैसे होगा, नहीं होगा। तो साइन ऐसी कौन सी वैल्यू है थीटा की, फाई की, जिस पे साइन अंडर रूट में नहीं आएगा। तो आप कहेंगे 45 पे तो आता है, 60 पे भी आता है, 30 पे नहीं आता। तो मैं 30 पुट करके देखूंगा, 1/4 3/2 +1 बराबर 3/4। मैंने देखा यार ये तो सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब तय है कि फाई बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। इनकेस यहां साइन फाई की जगह कॉस फाई होता, इनकेस यहां साइन फाई की जगह कॉस फाई होता लल्ला, तो कॉस फाई के केस में हम कहते हैं कि फिर वैल्यू 60 होगी, क्योंकि कॉस 60 पे अंडर रूट में नहीं आता, कॉस 60 1/2 होता है। बात आ रही है समझ या नहीं? जब कभी ऐसा सवाल आए तो हमारे पास ऑप्शन है कि 0 90 सवाल ने मना कर दिया, अब बच गया 30 45 60। अगर साइन का पावर नहीं है तो फाई 30 होगा, और अगर कॉस का पावर नहीं है, एक ही पावर है, तो 60 होगा। ये वाली बात भेजे में आ रही है, हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, नहीं लगाएंगे। अब कॉस 60 अंडर रूट 1/2 प्लस साइन 90 1 प्लस कोसेक 60 2/√3, यही होगा। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 3/2, इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, तो 2√3/3, एलसीएम आ गया 6, 3 × 9 प्लस 4√3, 9 प्लस 4√3/6, 4 उत्तर आ जाएगा। एक संख्या a 2b² + 8 के विपरीत भिन्न होती है। ए नंबर ए वेरीज इनवर्सली एज 2b² + 8। वाह, ये कह रहा है a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/2b² + 8, 1/2b² + 8। अब देखिए, इसका मतलब होता है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि a बराबर k, जब कोई प्रोपोर्शनल होती है चीज तो 2b² + 8। अब मैं k की वैल्यू निकालूंगा, इन्होंने a 32 बोला है, बराबर k बटे b कितना है, 4 चौक 16 दूनी 32 और 8 40, यानी k का मान आ गया जी 32 × 40। k का मान रख देते हैं 32 × 40। अब हमसे a पूछ रहा है कि a क्या होगा, तो a बराबर
40 गुणा 32 बटे बी कितना है 6, 6 छंग 36 दूनी 72, 8 80। तो 40 दूनी 80, 2 से भाग करेंगे 16 उत्तर आ जाएगा। ऐसा सवाल कर लेते हैं, कभी पेपर में आता है तो। ये सवाल तो मुझे गलत लग रहा है क्योंकि इसमें पता नहीं, आप देख लो, ये 90 डिग्री बनाया भी है इन्होंने, ये 90 डिग्री भी बनाया है इन्होंने, हो सकता है सही हो, देख लो एक बार। देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर मान लेते हैं कि ये a है और ये a है, तो एक चीज हम आपको सिखा चुके हैं कि a स्क्वायर बराबर होगा, सॉरी 4 का स्क्वायर बराबर होगा स्टेवर्ट थ्योरम में a स्क्वायर माइनस का 16x, ये बता चुके हैं। अच्छा अब आप मुझे बता सकते हैं कि a स्क्वायर खुद क्या है। आप कहेंगे जी 4 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है माइनस 16x है। तो मैं इधर ले आया 16x को और बराबर 16 का स्क्वायर यानी कि 256 माइनस, या ऐसा भी लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर माइनस 2 4 के स्क्वायर हैं जो घटेंगे। तो आपने देखा कि जी 4 का स्क्वायर तो कट सकता है पूरे से, तो यहाँ केवल 4 का स्क्वायर बचेगा और माइनस का 2, 4 चौक 16 में से 2 गए 14 उत्तर आ जाएगा। बहुत तगड़ा सवाल था, स्टेवर्ट थ्योरम भी लगी और पाइथागोरस भी लगी। देखो भाई कि जैसे ये BD 6 है और ये 8 है और ये एंगल बाइसेक्टर है और ये पैरेलल भी है, तो हमने कहा था कि अगर ये अल्फा अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये 6 हो जाएगा। फिर याद करो हमने कहा था ये बीटा है, ये बीटा एंगल बाइसेक्टर है, ये बीटा है, तो ये 8 हो जाएगा। तो इन्होंने डी का ही मान हमसे पूछा है, डी क्या हो जाएगी 6 + 8 14 उत्तर आ जाएगा। एक और अच्छा सवाल है अलजेब्रा का, ये देखिए। देखो भाई ये सवाल अपने आप में एक बहुत बहुत तगड़ा सवाल है। x माइनस रूट एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने इसको लिख लिया 3 x रूट एक्स प्लस 2 बराबर रूट एक्स, ये दिया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं इस सवाल में 3 बना लेता हूं यहाँ ताकि 3 कॉमन ले पाऊं। तो 3x रूट एक्स और प्लस 1 कर देता हूं दोनों तरफ, तो रूट एक्स प्लस 1 हो जाएगा नहीं बोलो, सही है। 3 कॉमन ले लिया मैंने, जब 3 कॉमन लूंगा तो x रूट एक्स यानी रूट एक्स की क्यूब और प्लस 1 की क्यूब हो जाएगा बराबर रूट एक्स प्लस 1। बहुत तगड़ा सवाल है। अब आपने देखा ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, तो a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स बराबर रूट एक्स प्लस 1। आपने देखा ये पूरा का पूरा इससे कट गया, तो x प्लस 1 माइनस रूट एक्स बराबर 1/3 आ गया। 1 उधर कटा एक बार और 3 इधर से चला गया, तो x माइनस रूट एक्स कितना आ गया यहाँ से माइनस का 2/3। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। दिमाग हमें खोलना है, यही हमारा उद्देश्य है। मैंने कुछ नहीं किया, सीधे पहले गुणा किया और गुणा करने के बाद देखा कि यार ये 3 तो परेशान करेगा, ये तो रूट एक्स की क्यूब बन रही है, तो एक एक ऐड किया, 3 कॉमन आ गया, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी। और ऐसे सवाल प्रैक्टिस करने से ही आते हैं। ये सवाल देखिए, कबीर ने सुबह 10 बजे दिल्ली से जयपुर की यात्रा शुरू की और दीपिका ने दोपहर 1 बजे जयपुर से दिल्ली की यात्रा शुरू की। वे बीच में दोपहर 2 बजे मिले और उसी समय अपने गंतव्य पर पहुंचे। किस समय अपने गंतव्य पर पहुंचे? कि जैसे क्या होता है ना कि एक बंदा ए से चल रहा है, ध्यान से समझना, एक बंदा बी से चल रहा है, सेम टाइम पे चल रहे हैं। इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2, ठीक है, सेम टाइम पे चले, यहाँ पे कहीं जाके बीच में मिल गए, ठीक है, दोनों को टाइम t लगेगा पहुंचने में। अब क्या है कि जब ये एक दूसरे के गंतव्य पे जा रहे हैं, ये जा रहा है तो इसको t1 टाइम लग रहा है, ये जा रहा है तो इसको t2 टाइम लग रहा है। तो 2 बातें जो आपको याद रखनी है, तो t बराबर √t1 t2। दूसरी बात जिस पे सवाल आना ही आना है, s1/s2 बराबर √t2/t1। ये होता है, इन दोनों में से ही सवाल आएगा किसी एक पे, ठीक है। ये उल्टा था, इसने क्या किया है आप ऐसे समझो, ये सुबह 10 बजे चला एक बंदा 10 AM और दोपहर 1 बजे दीपिका चली 1 बजे और 2 बजे मिले, 2 बजे मिले, यही है। तो मैं ये कह रहा हूं
मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब की बार इसने यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है, 4 घंटे। इसने यहां तक पहुंचने में कितना लिया है, 1 घंटे। तो ये पूछ रहा है कि दोनों पहुंचे अपने गंतव्य पर एक साथ है। ये ऐसे पहुंचा, इसने भी यहां तक टी टाइम लिया है, इसका मतलब 2 बजे के बाद इसने भी यहां तक टी टाइम लिया। ये टाइम सेम है इनका, ये टाइम सेम है गंतव्य तक पहुंचने का। तो अब आप इसको उल्टा सोच लो। आप उल्टा सोचो कि इसने यहां तक पहुंचने में अगर सेम टाइम पे चले होते तो टी टाइम लिया और उसके बाद 1, ये सेम टाइम लेता, इस पहले टी लेता और फिर 4 लेता। तो मैं यहाँ पे टी बराबर कह सकता हूँ √4 गुणा 1 बराबर 2 घंटे। यानी कि ये टी 2 घंटे है, तो 2 बजे चले थे, 4 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचे होंगे। ये उल्टा भी लगता है कि अगर अलग अलग टाइम पे चले हैं लेकिन पहुंचे सेम टाइम पे हैं तो भी हम टी बराबर √T1 T2 लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सवाल बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। देखो भाई, ए में 180 लीटर दूध 36 लीटर पानी के साथ था। कुछ मिश्रण को, ए में 180 लीटर दूध वाज में 36 लीटर वाटर था, ठीक है। कुछ मिश्रण को जार ए से निकाल कर जार बी में डाल दिया। यदि मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाने के बाद जार बी में दूध पानी का अनुपात 5:2 है तो मिश्रण की मात्रा कितनी थी। बड़ा गजब सवाल है। ये कह रहा है ए में 180 लीटर दूध, ए के अंदर 180 लीटर मिल्क है, मिल्क, और 36 लीटर वाटर है, ठीक है। यदि मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाने के बाद, मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाने के बाद जार बी में दूध का पानी से अनुपात 5:2 है। यदि मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाने के बाद कुछ मिश्रण हमने डाल दिया, अब हमें ये नहीं पता कितना मिश्रण हमने डाला है, बट हम ये जरूर कह रहे हैं कि 6 लीटर पानी मिलाने के बाद जार में दूध पानी का अनुपात 5:2 है। वाह 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 वाह। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 5:1 का है। अगर मैंने इसमें से कुछ निकाला भी है, मैंने कुछ भी निकाला है, मान लेते हैं मैंने x लीटर निकाला है, तो आप ये मानते हो कि वो क्वांटिटी भी 5:1 की होगी। और बाद में 6 लीटर पानी मिलाने के बाद, बड़ा अच्छा सवाल है यार, ये 3:2 हो जाता है। ये बात मानते हो? ध्यान से देख लो। मैं ये कह रहा हूं, देखिए 36 पंजे 180 तो 5:1 का रेशियो है। अगर मैं x लीटर निकालता भी हूं तो भी 5:1 का होगा, लेकिन जब मैंने 6 लीटर पानी मिला दिया, वाटर मिला दिया, तो रेशियो 3:2 का हो गया। तो यहां से एक बात समझनी है कि दूध सेम होना चाहिए, यानी कि इसको 3 से गुणा करूंगा, इसको 5 से गुणा करूंगा। अच्छा सवाल था, पेपर में आने लायक सवाल था। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5 से गुणा करूंगा, 5 3 15, 5 दूनी 10। आप ये देखेंगे कि कितना बढ़ गया है, ये 7 बढ़ गया। बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है इस सवाल का। तो 6 लीटर पानी मिलाने के बाद 36 लीटर पानी था, 5:1 का रेशियो था, 3 से गुणा किया है, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अच्छा 5:2 है, सॉरी, ये कितना है जी, 5:2 है। जब 5:2 है तो अब इक्वल करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जी 1 की वैल्यू 6 लीटर है और हमें इस 6 की बतानी है जो हमने निकाला था, 36 लीटर उत्तर आ जाएगा। यही उत्तर है। अच्छा सवाल था। बी ए से 20% अधिक कुशल है। 20% का मतलब 1/5। तो बी ए से 20% अधिक कुशल है, ये 5 है, तो ये 6 है। ए ने कार्य शुरू किया और x दिनों के लिए किया। ए ने कार्य शुरू किया, x दिनों के लिए किया, फिर ए को बी से बदल दिया गया, बी से इस कार्य को x + 8 दिन में पूरा करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ए का कार्य कितना होगा अगर x दिनों तक करता है, तो 5x होगा, क्योंकि एक दिन में x माना है। बी की बात करूं तो बी का 6x + 8 होगा। इन्होंने ये कहा हुआ है कि ए और बी द्वारा किया गया काम 2/3 है। वर्क डन बाई ए का वर्क बटे बी का वर्क। सिंपल है। अगर गुणा कर रहे हैं 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 से तो कट ही रहा है डायरेक्ट, तो 4x 5x यानी खाली x बराबर 16 आ रहा है। नहीं 16 क्यों आएगा, 2x और 16 दूनी 32 आएगा, 32, x 32 आ रहा है। तो x और a और b मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं ये बताना है। तो देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं भाई, क्या हुआ। अब मैंने कहा टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो आपने कहा टोटल वर्क है जी, a ने किया था 5x और b ने किया था 6x + 48,
यानी ये आ गया जी 11x 11 गुणा 32 प्लस 48। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 11 गुणा 32, उत्तर तो बहुत गंदा आएगा, कैसे गंदा आएगा देखते रहो। अब जैसे आपको पता है कि ए और बी की जो इफिशियंसी है मिला के टोटल वो 11 है, तो ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी। तो ध्यान से समझना, इसको 11 से भाग करेंगे तो 32 तो पूरा आ जाएगा। 11 से इसको करूंगा 11 चौक 44, 4 से ही 4/11, तो ये कितना आ गया 36 से ही 4/11। जो ऑप्शन दिख रहा था वो ऑप्शन में था। कैलकुलेशन सीख लो, बस कैलकुलेशन सीख लो। कई बच्चे क्या करेंगे कि 11 गुणा 32 को 11 गुणा 32 को वो क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे फिर 48 जोड़ेंगे। ये नहीं करना। जब मालूम है 11 से भाग करना है तो 11 से पहले भाग कर लिया 32, 48 को करूंगा 11 चौक 44, 4/11। एक टावर जमीन के ऊपर एक बिंदु P पर टूटा हुआ है। टावर का शीर्ष Q पर जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ऊपर एक टावर जमीन के ऊपर एक बिंदु P पर टूटा हुआ है और टावर का शीर्ष Q जमीन पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। Q के विपरीत दिशा में एक अन्य बिंदु R से बिंदु P का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लो जी 30 डिग्री है। यदि QR 180 है तो मीनार की ऊंचाई बताओ। देखिए बड़ा सिंपल है, आप सब जानते हैं कि अगर हम इसे √3 लें तो ये 3 होगा और ये ये √3 लें, 60 डिग्री है तो ये 1 होगा। ये √3 है तो ये 1 √3 होता है, यानी कि ये 3 होगा। मैं ये कह सकता हूं मित्र कि ये टोटल दूरी 4 होगी और 4 की वैल्यू सवाल में 180 है, तो 1 की कितनी होगी 45। 1 की अगर 45 है तो √3 की कितनी होगी 45 √3। क्या ये उत्तर से आप सहमत हैं? बिल्कुल। ये मुश्किल लग रहा है सवाल, इसको देख लीजिए एक बार। जब एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। फिर से जब भागफल को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। मूल संख्या को 21 से, देखो ऐसे सवाल में क्या है, सक्सेसिव रिमाइंडर है कि पहले आपने 3 से भाग किया तो शेषफल 2 मिला, जब आपने भागफल को 7 से भाग किया तो शेषफल 5 मिला। तो ऐसे सवाल में हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो फाइनल रिमाइंडर है ना, आप उसको 0 मान लो, 1 मान लो या 0 मान लो। मैंने मान लिया, जब लास्ट में गया तो भागफल 0 आया, भाग गया ही नहीं। इसका मतलब यहाँ संख्या कितनी थी, तो 7 गुणा 0 और प्लस 5, यहाँ संख्या 5 थी। 5 को ही 7 से भाग करेंगे तो क्वोशिएंट 0 आएगा, आएगा कि नहीं। अब मैंने कहा कि अगर क्वोशिएंट 5 आया है तो 3 पंजे 15 और इंटू 2 रिमाइंडर बचा है तो प्लस 2, तो संख्या 17 थी, यानी संख्या आ गई मूल 17। अब 17 को 21 से भाग करेंगे, रिमाइंडर भी 17 आएगा। आप चाहो तो चेक करके देख लो। अब संख्या 17 है, 3 से भाग करेंगे क्या आएगा, 2 बचेगा। कितनी बार जाएगा, 5। ये क्या है, भागफल है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को वापस 7 से भाग करने क्या आ रहा है, 5 रिमाइंडर। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये सक्सेसिव रिमाइंडर है। आपको नहीं आता है तो आप YouTube पे लिखेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर भाई अभिनय शर्मा, आ जाएगा। बट आपको सीखना है, यही तो रिवीजन है कि आपके दिमाग में कहीं घूम रहा था सक्सेसिव रिमाइंडर, लेकिन अभी मैं आपके सामने सवाल लाया तो आपको झट से समझ में आ गया कि ओ यहाँ तो सक्सेसिव रिमाइंडर लगना था। दिस इज द रिवीजन, दिस इज द प्रैक्टिस। क्वोशिएंट कुछ भी ले सकते हो आप, 1 भी ले सकते हो, मैं 1 लेके करके दिखा रहा हूं। 3 से भाग करेंगे 2, 7 से भाग करेंगे 5 और 1 बचेगा। ठीक है, 7 एकम 7 और प्लस 5 12, 12 तिया 36 और 2 38। 38 को आप 21 से भाग कर लो, 21 एकम 21 7, ये उत्तर। पी क्यू आर एक साथ ए से बी तक चलना शुरू करते हैं। पी बी तक पहुंचता है और वापस मुड़ता है और बी से 11 किलोमीटर की दूरी पर क्यू से मिलता है। ओहो, ए से बी तक चलना शुरू करते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू और आर। ठीक है, पी बी तक पहुंचता है, ये लो, और वापस क्यू को मिलता है 11 किलोमीटर की दूरी पर। 11 किलोमीटर इससे ज्यादा चल चुका है, ये रहा क्यू और ये पी। ठीक है भाई, अब क्यू बी पर पहुंचता है
और वापस मुड़ता है और 9 किलोमीटर की दूरी पर R से मिलता है। अगर मैं Q की बात करूं तो Q और आगे बढ़ता है और 9 किलोमीटर की दूरी पर R से मिलता है। ठीक है, P और R की गति का अनुपात, P और R की गति का अनुपात 3:2 है। P और R की गति का अनुपात 3:2 है। A और B के बीच की दूरी क्या है ये बताना है। भाई क्या गजब सवाल है यार, फाड़ू फाड़ू सवाल है भाई, फाड़ू। देखो मैं तो एक चीज कहूंगा यहाँ पे कि जैसे मैंने जितना टाइम दिया, जितना टाइम मैंने P को दिया, उतनी देर में Q उससे 11 किलोमीटर दूरी कम चलता है सेम टाइम में। सेम टाइम में दूरी कम चलता है, ये हमारी D दूरी है। तो आप एक चीज कह सकते हैं कि जी अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो समान होगा। अगर मैं स्पीड ऑफ P की बात करूं और स्पीड ऑफ Q की बात करूं तो सेम होगा, क्योंकि उसने D+11 चली और उसने D-11 चली। मानते हो इस बात? टाइम सेम है भाई, दोनों को मैंने इक्वल टाइम दिया तो उसने कितनी चली, ये। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे, अगर मैं यही चीज Q और R में करूं तो आप कहेंगे स्पीड ऑफ Q या स्पीड ऑफ Q और स्पीड ऑफ R की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे कहेंगे, थोड़ा आगे लिख लेता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं, स्पीड ऑफ Q और स्पीड ऑफ R की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे जी जितनी देर में Q जो है वो D+9 चल देता है उतनी देर में वो D-9 चल पाता है। ठीक है, यहां से आप एक चीज समझेंगे, मुझे तो D निकालनी है और मैं ये कह सकता हूं कि Q की स्पीड को सेम करना पड़ेगा, तो यहां पे तो गुणा करनी पड़ेगी भाई D+9 से और यहां पे गुणा करनी पड़ेगी D-11 से। तो यहां से आप मुझे बताओ ऊपर P की गति क्या होगी, P की, तो आप कहोगे D+11 और D+9 P की स्पीड है, ये गुणा हो जाएगी ना। और R की क्या होगी, D-11 से करूंगा तो D-9 और D-11 बराबर 3/2। ये 3/2 आ रहा है, यही दे रखा है 3/2। सिंपल सी बात है। अब मैंने कहा मैं ऑप्शन से चला जाता हूं, ऑप्शन से चला जाता हूं। ऑप्शन क्या होंगे, तो मैंने कहा अगर 100 है और ये 111 है तो बड़े कम चांस है। मैंने 89 रख के देखा ना, क्योंकि उधर 37 है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। 111 एक ऐसा संख्या हो जाएगी जिसके फैक्टर कम होते हैं, तो 89 + 11 कितना होगा, तो आप कहेंगे ये 100 और इंटू 89 + 9 98 बटे 89 - 9 80 और 89 - 11 78 चलेगा। तो आप कहेंगे जी ये भी नहीं चलेगा, उत्तर नहीं बन रहा। मैं 99 रखा तो 99 ऊपर 110, 99 + 9 108 बटे 99 - 9 90 और 99 - 11 88। तो आपने देखा 11 अट्ठे 88, 12 निम्मा 108, 40 तिया 120, 40 दूनी 80, 99 फिट बैठ गया। ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई ये सवाल समझ आया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला अगर टाइम सेम है, टाइम आपने किसी को भी सेम दिया है, टाइम अगर आपने किसी को भी सेम दिया है तो स्पीड का रेशियो S1/S2 बराबर D1/D2 जितनी दूरी देता। बहुत अच्छा सवाल था और हमने उसको किया भी उतने ही अच्छे तरीके से। ये कराएगी I बराबर A² + B² + C², जहां A और B क्रमागत पूर्णांक हैं, A और B क्रमागत पूर्णांक हैं और C बराबर AB है। तो I क्या है, I क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं I बराबर A² + B² और C² की जगह लिख सकता हूं A² B²। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, पहले बता दो मुझे, लिख सकता हूं कि नहीं। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, ज़्यादा ऑप्शन लेके नहीं चलता मैंने इसको 2 बनाया और एक A² B² घटा दिया, तो पता चला नहीं ये नहीं कर सकता, स्क्वायर नहीं बनेगा ना, B²। अब तो एक ही चाह रहा है कि मैंने A² कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 + B² आ गया और इधर 1 + B² बनाने के लिए मुझे एक जोड़ना पड़ा तो एक घटा दिया। अब 1 + B² ब्रैकेट में 1 + A² -1 ये आ रहा है। अब देखना पड़ेगा एन इवन नंबर एंड इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर है भाई ये,
मजा नहीं आएगा। ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो हम ऐसा ले लेते हैं इसको, x और x प्लस 1 ज़्यादा सही है। अब मैंने x का स्क्वायर किया, x प्लस 1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये कितना बन रहा है भाई, x की घात 4 आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर आ रहा है प्लस, कट तो कुछ नहीं रहा, कट रहा है कुछ, x की घात 4 3x स्क्वायर और 2x की क्यूब। गंदा आ रहा है यार, ऐसे तो मज़ा ही नहीं आ रहा। किसी ने किया इस सवाल को? यानी मुझे इस चीज़ के बारे में बताना है और ये लगातार इंटीजर हैं। यार इस सवाल में मेरे को तो डाउट लग रहा है कि ये सवाल कैसे बना दिया। एन इवन नंबर एंड इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एन ऑड नंबर। देखो मैं ये कह रहा हूँ, एक तो इसमें इवन होगा, ये बात तय है। मान लेते हैं कि एक इवन है ए, तो बी ऑड होगा, ये बात तो तय है। एक इवन होगा, एक ऑड लगातार है। तो इवन का स्क्वायर इवन, बी स्क्वायर यानी ऑड का स्क्वायर ऑड, प्लस इवन इंटू ऑड तो इवन। तो ये बात तो तय हो गई कि जो भी उत्तर आएगा वो ऑड आएगा, आई ऑड होगा। तो ये गलत है। स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर गलत है, स्क्वायर तो ये बनेगा नहीं, एन ऑड नंबर बनेगा। इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, क्योंकि स्क्वायर नहीं बनेगा। 4 5 पे चेक करिए ना, 4 5 पे, तो 4 चौक 16 पचम 25 और प्लस 16 गुणा 25 कितना हो गया 400, बन रहा है स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर तो बन रहा है ये भी। अच्छा 5 6 पे चेक करते हैं, पचम 25 और ये 36 प्लस 25 और 36, 25 चौका 100 900, 961 भी स्क्वायर बन रहा है। तो ये स्क्वायर हम क्यों नहीं बना पा रहे फिर भाई? अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर हम क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि बी और डी में उत्तर होगा। अगर हम 1 और 2 लेते तो 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 और 1 9, स्क्वायर बन रहा है। 2 और 3 लेते 4 9 36 49, स्क्वायर बनेगा ही तो तय है। अब हमें इसको प्रूफ ही करना है कि स्क्वायर बनेगा कैसे। इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ, कैसे नहीं बनेगा। अब ये स्क्वायर ही बनेगा, अब हटा दो बस, हटा सावन की घटा। मैं कहता हूं कि ये x माइनस 1 है इस बार और ये x है, इंटीजर है, एक ज्यादा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये होगा। कुछ कटेगा, बाहर में जाए, कटे ना कटे। x की घात 4, x की घात 4, x की घात 4 के बाद माइनस 2x की क्यूब, ठीक है, 2x की क्यूब। उसके बाद कितने, एक एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, बहुत लंबा सवाल हो गया यार ये। इससे अच्छा तो वैल्यू पुटिंग ही कर दें तो सही था। माइनस 2x, बस इतना आएगा, प्लस 1, ठीक है भाई। चलो अब इसके फैक्टर करना बता रहा हूं। ये किस चीज का स्क्वायर बनेगा, कोई बता सकता है? 3x स्क्वायर भी तो है, 3 का तो अब कोई सॉल्यूशन भी नहीं है हमारे पास। वही मैं कह रहा हूँ, सब कुछ तो ले लिया लेकिन 8 और 9 लेने पे नहीं आ रहा। 8 8 64 भाई, करना एक बार गुणा, और 81 प्लस 64 गुणा 81 करना भाई। तभी तो मैं नहीं कह पा रहा हूँ कि डी आंसर होगा। 64 गुणा 81 कर लो पहले, आगे 51 84, इसका अंडर रूट लेना। आ रहा है अंडर रूट, इसका आ रहा है भाई, अंडर रूट आ रहा है भाई, आ रहा है, इसका भी अंडर रूट आ रहा है। ये 73 का स्क्वायर आ रहा है। तो यही तो हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर बनेगा कैसे। देखना जरा कैसे बनेगा। x की घात 4, ठीक है, माइनस 2x की क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस बचेगा कितना, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बात जमी नहीं रही, कुछ मजा ही नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं। और ऐसा तो बना नहीं है कोई सवाल। x माइनस 1 का होल स्क्वायर,
ये बन गया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा क्या? इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखना एक बार जरा, इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाहर और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो मैंने एक्स माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया और आपने कहा था एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया और प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा यार, बहुत मूड ऑफ हो रहा है मेरा इस सवाल को देख के कि हम इसे क्यों नहीं तोड़ पा रहे किसी ऑड नंबर के स्क्वायर में। बट मुद्दा इज दैट कि मैं इसको स्क्वायर क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। मैंने सारे तरीके लगा लिए, इसकी भैंस को भोपाल ले जाऊंगा मैं, इसके फैक्टर करूंगा 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, -1 आ गया, ये आ रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ से कुछ बात बनेगी कि ये स्क्वायर होगा या नहीं होगा, नहीं बन रही है बात। वैल्यू पुटिंग के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा इस सवाल में। वैल्यू पुटिंग कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने देखा 2 और 3 पे भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। एक बार लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, अब अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। आई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसको मान लिया वही x जो मैं मान रहा था और इसको x प्लस 1। ठीक है, इसको मैं छेड़ ही नहीं रहा अब ज़्यादा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। क्योंकि ऑलरेडी ये स्क्वायर है, बन तो जाता ये स्क्वायर, हम बना नहीं पा रहे थे बस। अब आपको मालूम है कि जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है और जो x प्लस 1 है उसको मैंने a और b माना है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये ए बी प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है और आपको पता है कि ए बी एक इवन नंबर होगा और इवन में 1 जुड़ेगा तो ऑड होगा, तो स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। आगे बढ़ते हैं। 60 पृष्ठों की एक पुस्तक में प्रति पृष्ठ n पंक्तियां होती हैं। यदि प्रत्येक पृष्ठ में पंक्तियों की संख्या 3 से कम कर दी जाए तो समान लेखन स्थान देने के लिए पृष्ठों की संख्या में 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 60 पेजेस कि प्रत्येक पृष्ठ में n पंक्तियां हैं, n पंक्तियां। यदि प्रति पृष्ठ में पंक्तियों की संख्या 3 कम कर दी जाती है तो पृष्ठों की संख्या में 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए लेखन तो सेम ही है दोस्त, ध्यान से समझना। जो लेखन स्पेस है वो तो सेम ही है। वो कैसे है, पृष्ठ इंटू पंक्तियां, यही कह सकते हैं, पृष्ठ इंटू पंक्तियां। आप कह रहे हो कि ये तो सेम है, सेम लिखना है आपको, समान लेखन लिखा हुआ है, समान लेखन, तो फिर इन दोनों का रेशियो आपस में उल्टा होगा भाई। तो आपने ये कहा है कि पहले अगर 60 पृष्ठ थे तो 10 पृष्ठ अब और चाहिए, 6/7, तो पंक्तियां 7/6 हो जाएंगी। कब, कितनी कम की गई हैं, 3, तो 7 में से 6, 1 की वैल्यू 3, तो 7 तिया 21 थी पहले। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता इस सवाल को करने का, इससे सरल तरीका इस सवाल को करने का नहीं हो सकता। एक व्यक्ति सेब केले को 20%, 25% इतने पे बेचा। देखना अब एक चीज समझना थी, फलों के क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया इन्होंने 2, 3, 5 और फलों को 5, 4, 2 के अनुपात में बेचा है। तो यहाँ से क्या होगा ना, जैसे ये सीपी है तो सीपी ये तो 1 की है भाई। अब आप कह रहे हो कि 5, 4, 2 है, संख्या कितनी है, 5, 4, 2। ठीक है, तो 5, 4, 2 का मतलब क्या है, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, यानी हम इसका भी अनुपात निकाल सकते हैं। ये आ गया जी 5, 6 और 5। तरीका देखना कैसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे क्या है, प्रॉफिट क्या है भाई ओवरऑल। अब जैसे 5 चीजें हैं जो 20% के प्रॉफिट पे हैं, 6 चीजें हैं जो 25% के प्रॉफिट पे हैं और 5 चीजें हैं जो 30% के प्रॉफिट पे हैं। तो 20 पंजे 100% प्लस 150% प्लस 150% बराबर बटे कितना,
हमें तो एक चीज पे निकालना है, एवरेज निकालना है। 6 और 5 11/16, यानी ये कितना आ गया 400/16, 25%। अच्छा सवाल था, टेक्निकल सवाल था। विनीत अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि रोशन अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभ का अंतर 275। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो विनीत को 25% लाभ और रोशन को 15% लाभ प्राप्त होता है। बड़े ध्यान से समझना बेटा, छोटे मोटे ध्यान से मत समझना। विनीत क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना कर रहा है 25%, विक्रय मूल्य पर। आप समझ रहे हैं, विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना कर रहा है। रोशन लाभ की गणना लागत मूल्य पर कर रहा है। रोशन का भी अलग है, वो लागत मूल्य पर कर रहा है। मैं ये कह सकता हूं, अगर इसकी सीपी 100 है, पहले वाले की, किसी एक की तो करनी पड़ेगी आपको। जैसे 25% लाभ का मतलब क्या है, 25% का मतलब होता है, तरीके से बता देता हूं, 1/4, यानी 4 SP है, ये CP और ये SP। तो ये कह सकते हैं 4 SP है तो CP 3 है, क्योंकि वो तो लाभ की गणना SP पर कर रहा है ना, पहले वाला लाभ की गणना SP पर कर रहा है पहले वाला। दूसरा वाला लाभ की गणना 15% लाभ प्राप्त होता है रोशन को। 15% का मतलब है 3/20, यानी 20 का माल 23 में बेच रहा है वो। अच्छा, एक चीज इसने फिक्स कर दी है कि दोनों का SP समान है, विक्रय मूल्य समान है, तो मैंने इसको 23 से गुणा किया है और इसको 4 से, सेम बनाना पड़ेगा। इसको 23 से गुणा किया और इसको 4 से, ठीक है भाई। तब हम ये कह सकते हैं कि 23 या 69, तो पहले वाले को जो लाभ है, पहले वाले को जो लाभ है, ये 1 था तो 1 भी 23 से गुणा हो गया, तो जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो 23 रुपए है। और वहीं दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो 3 था, 4 से गुणा हो गया, तो इसका जो लाभ है वो 12 रुपए है। 12 रुपए है, P 23 और ये 12, ठीक है। अगर P 23 और ये 12 है तो जो अंतर है इनके लाभ का वो 11 रुपए है, और 11 की वैल्यू 275 दे रखी है सवाल में। तो एक की कितनी होगी 25, एक की अगर 25 है, एक की अगर 25 है तो सवाल में पूछ कर रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 2392 की पूछ रहा है, तो 92 से मल्टीप्लाई कर देता है, 2300 उत्तर आ गया। ये उत्तर है, यही उत्तर है भाई। बोलो किसी को डाउट है तो। देखो, एक्स और वाई का क्रय मूल्य समान है, वस्तु एक्स को 20% लाभ पर बेचा जाता है और वस्तु वाई को एक्स के विक्रय मूल्य से 126 कम में बेचा जाता है। तो दोनों वस्तुओं को बेचने पर शुद्ध लाभ 14 है। देखिए, जब दोनों का सीपी समान है और एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है दोनों का, वो दे रखा है जी 14%। देखो, एवरेज है दो चीजों का 14, यानी उनका सम कितना होगा, 14 दूनी 28। तो एक पे अगर 20% का लाभ है तो दूसरे पे 8 ही % का होगा। आप बताओ, 20 और 8 का एवरेज ही 14 हो सकता है। एक पे 20% की प्रॉफिट है और एक पे 8% की प्रॉफिट है। ये बात मानते हो कि नहीं? एक पे 20% की प्रॉफिट है और एक पे 8% की प्रॉफिट है। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। अब इन्होंने कहा है कि दूसरी वस्तु को 126 रुपए कम पे बेचा, यानी इसको कितने पे बेचा, आप भी देख रहे हैं जी, 12% कम पे बेचा है। 12 की वैल्यू 126 है, 1% कितना होगा जी, 10.5। तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। सीपी हमेशा 100% होती है, 1050। यही सवाल का उत्तर, यही सवाल का उत्तर है। ये सवाल देख लो भाई, ये सवाल देख लो। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को 12 सेकंड में पार करती है। तो महिला की गति क्या है? सेम तरीका लगाना है, सेम। बहुत अच्छा सवाल है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति को, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है एक व्यक्ति उसी दिशा में, और दूसरा विपरीत दिशा से महिला आ रही है, मान लेते हैं v की स्पीड से 12 सेकंड में पार करती है। ये दूरी चलेगी 12v और ये दूरी चलेगी 18 सेकंड में, 12 × 18। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं
कि वो दूरी है जो ट्रेन ने चली है। देखो ये तो ट्रेन को चलनी पड़ी, इधर इतने का सपोर्ट मिल गया, इसीलिए टाइम 6 कम आया। टाइम 6 कम क्यों लगा? इसका मतलब ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी है इसको ये ट्रेन 6 में तय करती है, और अगर ये इसको 6 में तय करती है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी स्पीड आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच रहे हो यूनिट क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि नीचे और ऊपर यूनिट सेम थी, इसलिए कट गई यूनिट। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बेस्ट तरीका है, दुनिया का बेस्ट तरीका है। आप सोच नहीं सकते, 12 चौक 48, 6 चौक 24, v कितना आ जाएगा? 18, 24 में से घटेगा 6। कोई बता दे, इतने सरल तरीके से नाम बदल दूंगा अपना। ए बी बराबर ए सी, बी से होकर खींचा गया एक वृत्त ए सी को डी पर स्पर्श करता है, ए बी को पी पर छेद करता है। यदि डी ए सी का मध्य बिंदु है, ए पी 2.5 है, तो ए बी किसके बराबर है? बड़ा प्यारा सवाल है जी। देखो भाई, बी से होकर खींचा गया वृत्त ए बी और ए सी, बी से होकर खींचा गया वृत्त AC को D पर स्पर्श करता है और AB को P पर काटता है। ये लो भाई, AC को कहां पे स्पर्श करता है? D पर। इसको कहां पर काटता है? P पर। और इन्होंने बोला है DAC का मध्य बिंदु है, ठीक है। AP 2.5 है, ये 2.5 है भाई, ये 2.5। आपको पता है अगर मैं इसको A मान लूं, A तो ये कितनी हो जाएगी? 2A। तो आप अगर ये लगा दें नियम कि ए स्क्वायर बराबर, क्योंकि इसकी टेंजेंट है, ए स्क्वायर बराबर 2.5 इंटू 2a, ए से ए कट गया, ए कितना आ गया जी? 5 आ गया। ए पूछा गया है, ए भी पूछा है किसके बराबर होगी? 10 आ जाएगी। बोलो, दिमाग चलता आपका अगर ये सवाल पेपर में आता तो 1/r प्लस 1/s का मान निर्धारित करें जब r की क्यूब प्लस s की क्यूब बराबर 0 है और rs बराबर 6 है। देखो भाई, r की क्यूब s की क्यूब अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे r की क्यूब s की क्यूब बराबर होता है r प्लस s की क्यूब माइनस 3rs r प्लस s, और ये बराबर 0 है, ठीक है भाई। अगर ये बराबर 0 है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि r प्लस एस की क्यूब बराबर 3rs r प्लस एस, ठीक है। r प्लस एस से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2rs बराबर 3rs। यहाँ से पता लग गया। या मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रही, इतना बड़ा लंबा झाड़ करने की जरूरत क्या है? मैं तो सिंपल ये भी कह सकता हूँ यार, r की क्यूब प्लस s की क्यूब बराबर 0, तो इसके 2 फैक्टर होंगे, r प्लस एस और r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस rs बराबर 0, यही होगा, ठीक है। और मुझे पता है ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0 हो गया तो उत्तर 0 आ जाएगा, या तो ये 0 है दोनों में से, या फिर ऐसा हो सकता है r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर rs है। तब मैं rs से डिवाइड करूंगा तो r बाई एस प्लस एस बाई आर बराबर 1 आ जाएगा। ये भी नहीं पूछा सवाल में, ये भी पूछा होता तो भी बात सही, यानी कि r प्लस एस 0 है और r प्लस एस 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं r प्लस एस बटे आर एस, तो ये 0 आ गया। अलग ही लेवल का सवाल, बाह्य सवाल था यार, मैंने अपनी लाइफ में इतना घटिया सवाल नहीं देखा। r प्लस एस अगर 6 है तब सवाल का उत्तर फिर अलग तरीके से निकलेगा। मैंने तो देखा कि यहाँ आर एस 6 है, देखो ये मैंने हिंदी के हिसाब से निकाला है, अब मैं इंग्लिश के हिसाब से निकाला हूँ। यहाँ हिंदी लिख रहा हूँ, ये हिंदी के हिसाब से उत्तर है, और अब इंग्लिश के हिसाब से निकाल रहा हूँ। इंग्लिश के हिसाब से निकाल रहा हूं। इंग्लिश के हिसाब से क्या होगा? अब आपको पता है कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर आर एस आ रहा है यहाँ से, तो आर बाई ये आ रहा है ना। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए आर प्लस एस और बटे आर एस चाहिए। अब आपको पता है आर एस तो निकालना पड़ेगा, आर प्लस एस 6 है, तो आर एस कैसे निकलेगा? मैं इसमें 2rs अगर जोड़ दूं तो r प्लस एस का स्क्वायर बराबर 3rs हो जाएगा। r प्लस एस का स्क्वायर 36 बराबर 3rs, तो आप कहेंगे rs कितना आ जाएगा? 12। rs अगर 12 आ गया तो 6 बटे 12 बराबर 1/2, 0.5 उत्तर आ जाएगा। इंग्लिश के हिसाब से 0.5 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, अगर कोई बोल दे कि केवल एक मूल है,
इसका मतलब ये है कि दोनों मूल बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों रूट आर इक्वल। और अगर किसी भी समीकरण के जो इस तरीके की है और उसके दोनों रूट इक्वल हैं तो हम कहते हैं ऐसा तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि यार इसका बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा कंपैरिजन कर देता हूं। इसका बी 2ab है, 2ab का स्क्वायर माइनस 4, ac यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। 2ab का स्क्वायर माइनस 4, 1 प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। बोलो जी क्लियर है बात? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ठीक है, तो रख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीरो। अब देखिए 4 तो कॉमन लेके कट गया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कट गया, तो मैं कह सकता हूँ सीधे सीधे माइनस भी अगर हटा दें तो कि बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में सी स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर, और यही शायद हमसे पूछ रहा है सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर हो। यही उत्तर है। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है सुबह 10:30 बजे। देखिए ए और बी, ये ए है 16 घंटे में भर रहा है, ये बी है 24 घंटे में भर रहा है। एलसीएम 48 आ गया। ये 3 भरता है, ये 2 भरता है। सुबह 10:30 बजे सभी पाइप एक साथ खोल दिए गए। सी दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया गया। टैंक उसी दिन 8:30 PM पे भर गया। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि टैंक 8:30 पे भर गया 10:30 पे खोलने के बाद, यानी कितने घंटे बाद? 10 घंटे बाद। 10 घंटे बाद भरा, तो 10 घंटे में ये कितना पानी भरते हैं? तो आप कहेंगे 50 भरते हैं दोनों 10 घंटे में, ए बी 10 घंटे में। लेकिन भरा 48 गया, यानी 2 लीटर पानी खाली किया है वो सी ने खाली किया है, और वो सिर्फ सी ने 2:30 बजे तक खाली किया है। 10 से 2:30 यानी कि 4 घंटे में खाली किया है। तो सी पूरा टैंक कितने में खाली करेगा? 4 घंटे में 2 लीटर खाली करता, 48 को खाली करने में 96 घंटे लेगा। यही एक्स की वैल्यू है। मुश्किल था क्या सवाल? बताओ अगर मुश्किल था किसी एंगल से तो। एक महिला की उम्र 2 अंकों का पूर्णांक है। इस पूर्णांक को पलटने पर नया पूर्णांक उसके पति की आयु है जो उससे बड़ा है। उसकी उम्र के बीच का अंतर उनके योग का 1/11वां हिस्सा है। उनकी उम्र का अंतर होगा, आप सब जानते हैं, 9x माइनस वाई, और उनके योग का 1/11, योग होगा 11x प्लस वाई। ये मैंने कैसे किया? जैसे एक की उम्र एक्स वाई है और एक की वाई एक्स है, तो आपको पता है इसको 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, इसको 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसका डिफरेंस 9x माइनस वाई होता है और इसका सम 11x प्लस वाई होता है। बात खत्म। 11 से 11 कट गया, 9x इधर लेके आऊंगा, 8x बराबर 10y। तो आप देखेंगे x बटे वाई कितना आ गया? 5/4। आपको ये समझना पड़ेगा कि x और y डिजिट हैं, और अगर x और y डिजिट हैं तो वो 5 और 4 के अलावा कुछ नहीं हो सकते। वो 10 और 8 नहीं हो सकते, डिजिट हैं 5 और 4। यानी एक की उम्र 54 और एक की 45 है, तो दोनों के बीच का अंतर पूछा, 9 साल का अंतर है। पत्नी 9 साल छोटी है। भाई ये क्या हो रहा है इस देश में? पत्नी 9 साल छोटी है यार। अरे मोरी मैया, अरे मोरी मैया, पत्नी 9 साल छोटी है इसकी। ये सवाल करेंगे। देखो भाई, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी से 80 दिन में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। बी वर्क्स alone for 2 days and A works alone on the 3rd day. This process continue till the work is completed. क्या बढ़िया सवाल है भाई। ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और बी उसी को 80 दिन में कर रहा है। एलसीएम आ गया 240। ये 3 करता है, ये 10 करता है। पहले 2 दिन बी करेगा और 2 दिन में 6 काम कर लेगा। फिर तीसरे दिन ए आएगा और 1 दिन में 10 काम कर लेगा, यानी 3 दिनों में 16 काम होगा। अब हमें 240 करना है, तो मैंने इसको 15 से गुणा कर लिया। 15 से गुणा करूंगा तो 45 दिनों में 240 काम सीधे हो जाएगा। बात खत्म।
ये सवाल देखो तो सही पहले, मजा ना आए तब कहना। एक बात बस याद रखना, तुम रहो ना रहो, तुम्हारे टॉपर रहेंगे। ये डायलॉग किसका है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका जवाब क्या होगा? आगे बढ़े। देखिए आप पता है इसमें क्या है, देखिए बड़ा दिमाग लगाने वाली चीजें हैं और बड़ी आसान सी भी चीजें हैं। इसमें यह है कि 13 संख्याओं का औसत 63 है, ठीक है, और पहली 7 संख्याओं का औसत 61 है। 13 की वैल्यू 63 है, 13 की वैल्यू 63 है। अब देखिए 7 संख्याओं का औसत 61 है, 7 संख्याओं का औसत 61 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 67 है, ठीक है। तो 7वीं संख्या को हटाने के बाद औसत क्या होगा? ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार ये -2 है और ये +4 है, टोटल कितना आ गया? +2 × 7। अब कई बच्चे ना 7वां नंबर निकाल देंगे, मैं नहीं निकालूंगा, मैं कहूंगा 7th नंबर कितना है जी? आप कहेंगे 63 + 14 है, ये है ना एक्स्ट्रा पार्ट। तो मैं कहूंगा जब मैं 7वां नंबर हटा दूंगा तो ये 14 ज्यादा लेके भाग रहा है अपने साथ। तो जो 63 औसत था अभी 13 संख्याओं का, जब 12 संख्याओं की बात आएगी तो 63 रहता। अगर केवल 63 निकलता, 14 ज्यादा निकल गया तो ये औसत कम कर देगा 14/12, क्योंकि टोटल संख्याएं 12 हैं, उन 12 में ये 14 बढ़ जाएगा। देखो मैंने 12 से भाग किया तो 12 एकम 12, 2 बचेगा तो 12 एकम 12, फिर 8 बचेगा, 12 छक्के 84। यानी अगर मैं 1.16 इसमें से घटाऊं तो औसत कितना आ जाएगा? 2 घटा लीजिए, 61.84 या 83। बी आंसर। आप में से कोई निकाल पाया था इसका आंसर बी? तो कैसा लग रहा है पढ़ के? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई भी कमी लगती है या कोई भी और डिमांड आपकी है कि ये टॉपिक आके मैं पढ़ाऊं, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं आके पढ़ा दूंगा, लेकिन इस बार सिलेक्शन हर हाल में लेना है और मैं जो बेस्ट आपके लिए कर सकता हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन पहुंचाना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।